चलिए, चैप्टर का नाम हमारे क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक देखा जाए पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या किया, रेजिडेंशियल स्टेटस में आप लोगों ने पहले किया कि स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, चाहे वो इंडिविजुअल का है, चाहे वो एचएफ का है, फर्म का है, कंपनी का है, ईओपी का है, बीओआई का है। ठीक है, सभी का स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो देखा। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। दो तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं इस चैप्टर में से। पहला, आपको स्टेटस फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं किसी का भी, है ना, जितने भी आप लोगों ने स्टेटस निकालने प्रोविज़न वाइज देखे। फिर उसके बाद आपको इफेक्ट आ सकता है। प्रैक्टिकल में आपको आ सकता है कि भाई आरओआर अगर है एसएससी तो क्या टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, अगर आरएनओआर है तो कितनी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आने वाले हैं। अगर बात करें कि क्वेश्चन जो है मोस्टली आने के चांसेस, जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो इफेक्ट्स वाले में, इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस में से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मिस्टर अनंत एक कहते इंडियन सिटीजन है, एक इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप है। ठीक है जी, अब मिस्टर आनंद है एक इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर है। ठीक है, इंडियन शिप, ठीक है, इंडियन शिप है, और एंगेज इन द कैरियज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 6 जून। ठीक है जी, ये डिटेल दी हुई है आपको प्रीवियस से 21-22 की। डिटरमाइन करना है स्टेटस सॉरी मिस्टर नंद का असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, 22-23 के लिए। अज्यूम करना है कि वो assuming that his stay in India in the last 4 previous year is 400 days। ठीक है जी, पिछले 4 साल में उसका जो स्टेटस है वो क्या है, 400 दिन हो रहा है ना। इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 साल में 400 दिन रहा। ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, डेट एंटर इनटू द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद। जब शिप में ज्वाइनिंग करी मिस्टर आनंद ने, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जैसे हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो हम लोग क्या करते थे जिस दिन कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आपका नाम एंट्री किया है और जिस दिन आप वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आपकी एंट्री डली है कि इंडिया में पहुँच गए हो, वो दोनों दिन मानने जाते हैं कि आप बाहर ही हो, है ना। अब ये डेट एंटर किया था, जब एंटर किया और इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ दोनों दी हुई हैं। 6 जून 2021 को एंटर हुआ, ठीक है, और साइनिंग ऑफ कब हुई है, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 21 को। तो देखा जाए इतने दिन वो देश से बाहर है। ठीक है ना, देश से बाहर है, यही माना जाता था कि ये दिन जो है एक्सक्लूड कर देते थे। ठीक है, तो देखा जाए जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 6 डे भी अपना इंक्लूड मान लिया जाएगा, तो कितने दिन हो गए, 25 दिन जून के हो गए, जुलाई के 31 हो गए, अगस्त की 31 हो गए, सितंबर की 30 हो गए, अक्टूबर के 31 हो गए, नवंबर की 30 हो गए और दिसंबर की 9 हो गए। 9। ठीक है जी, तो टोटल डेज हो गए 25 + 31 + 31 + 30
प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, 187 डेज। ठीक है जी, 187 डेज वो इंडिया से बाहर है, 187 डेज इंडिया से बाहर है। अब देखिए ये हमें पता लग गया कि अब मेंबर ऑफ एक इंडियन सिटीजन एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, है ना, ये हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, 182 और मोर डेज। ठीक है, तो यहां पर टोटल डेज इन ईयर कितने हैं, 365, उसमें से इंडिया से बाहर कितने दिन हैं, 187। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। -365 minus 187, that is 178 days। ठीक है जी, 178 दिन रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन लगती है बेसिक, दो कंडीशन थी हमारी। ठीक है दोनों में से सिर्फ पहली कंडीशन एप्लीकेबल होती है, दूसरी 60 प्लस 365 वाली तो एप्लीकेबल होती नहीं, है ना। जब क्या है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, ठीक है, और बंदा इंडियन सिटीजन है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होनी थी, पहली वाली। ठीक है जी, फर्स्ट पर 182 और मोर डेज वाली। तो यहाँ पर इसलिए ये बंदा कितने दिन स्टे करा है इंडिया में, 178 डेज, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 सॉरी, असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको और साथ में क्या लिख सकते हो, अगर ये मान लीजिए 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि भाई बताओगे भाई दो बेसिक कंडीशन होती हैं, दोनों में से जब बंदा मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, एक इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, तो उस केस में सिर्फ 182 और मोर डेज वाली प्रोविजन उसको एप्लीकेबल होती है। 60 और मोर देन 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को ये प्रोविजन वाली ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, जो सेकंड बेसिक कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 182 और मोर डेज वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो बेसिक ही नहीं पूरी हो रही तो आगे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए ये बंदा क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। मिस्टर आनंद जो है प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए नॉन रेजिडेंट है। ठीक है जी, हाँ जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रेटली। चलिए जी ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, विजिट कर रहा है इंडिया 100 दिन हर फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन इंडिया में विजिट कर रहा है। ये जो 100 दिन वाला आने जाने वाला काम चल रहा है उसका, इंडिया आने वाला हर साल चल रहा है पिछले 10 साल से। ठीक है जी, अब सिंपली बस उसको हमें पहले ये बताना है, आप लोगों को ये बताना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए क्या है। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले 100 दिन रहा है तो इसका मतलब है बेसिक कंडीशन जो पहली थी 182 और मोर डेज वाली वो तो पूरी होगी नहीं। दूसरी कंडीशन 60 और मोर देन 60, यस। ठीक है, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे अब हम। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी, 60 और मोर देन 60। ठीक है जी, 100 डेज रहा है
तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट जो है 60 और मोर देन 60 वाला वो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है जी। दूसरी थी इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 और मोर डेज, 100 दिन हर साल है 100 दिन हर साल है, 4 साल में कितने हो गए, 400 दिन हो गए, 365 से ज़्यादा ही हो गए, ठीक है। तो 4 साल में 400 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी, तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, यस सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन। ठीक है जी। अब एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होगी, वो कैसे, साफ सी बात देखिए ना, 100 दिन हर साल है। अब दो बेसिक एडिशनल कंडीशन थी, दो एडिशनल कंडीशन थी, इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 साल में 2 बार एसएससी होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में 730 या उससे ज़्यादा दिन। अब पिछले 10 साल से वो हर साल 100 दिन रह रहा है, तो इसका मतलब है 700 दिन रहा वो 7 साल में, तो एडिशनल कंडीशन तो दोनों पूरी होनी चाहिए। एडिशनल कंडीशन तो दोनों पूरी होनी चाहिए, एक तो दिख ही रहा है नहीं हो रही है, तो वो भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो ब्रैटली है उसका स्टेटस क्या है, RNOR है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर पा रहा है, ठीक है जी। चलिए दूसरे पे आते हैं। अब वो पूछ रहे हैं वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ। अब श्रीनाथ कौन है, इंडियन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, ठीक है जी, रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। अब देखा जाए ये केस कौन से बना हो गया, इंडियन सिटीजन, हमने पढ़ा था ना कि एक इंडियन सिटीजन है जो परमानेंटली एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया है या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चला गया है, तो उसको 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में देखा जाए 182 और मोर डेज वाली कंडीशन लग जाएगी, वहां पर 60 और मोर देन 60 वाली नहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है जी। अब इस केस में देखो ये बंदा मिस्टर श्रीनाथ है, क्या बना दिया इसको, कहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का ये रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया। अब सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें श्रीनाथ की, ब्रैटली की जगह पे श्रीनाथ का केस ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला इंडियन सिटीजन वाला केस आ गया सॉरी, इंडियन सिटीजन वाला केस आ गया जो क्या है बाहर रह रहा है ना, और रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। तो यहाँ पे 182 और मोर डेज देखेंगे तो यहाँ पे बंदा रहा ही कितने दिन है, 100 दिन रहा है, तो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, तो ये सीधा ही कौन हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है। तीसरे पे आते हैं। अब तीसरे में क्या है, कहते क्या आपका आंसर होगा अगर श्रीनाथ जो है विजिट करता है 120 दिन 100 की जगह पे, 100 की जगह पे 120 दिन विजिट करता है इंडिया में हर साल, प्रीवियस ईयर 21-22 को भी मिला के, ठीक है, 120 दिन। अब देखिए यहां पे कौन से वाला केस हो गया, तीसरे वाला केस हो गया, जिसमें आपको याद होगा अगर एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए विजिट कर रहा है इंडिया में, और दो केस थे, अगर श्रीनाथ का हो गया, यहाँ पे दो केस बन जाएंगे,
एक क्या था, एक केस था कि अगर उसकी इनकम जो है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख। फिर आपको याद होगा उस केस में कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होती थी, 182 और मोर डेज वाली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बंदा श्रीनाथ क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख है, फिर आपको याद होगा हम लोग क्या देखते थे 182 और 120 और मोर देन 120 और मोर डेज, ठीक है, बट लेस देन 365 और सॉरी 365 और मोर डेज, है ना, यही होता था। 60 की जगह पे 120 दिन मिल जाते थे और वो बंदा हमेशा क्या हो जाता था, RNOR हो जाता था, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कुल मिला के ये हमारा आंसर हो गया दो सिचुएशन में कि हाँ, अगर श्रीनाथ इस सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में इंडिया में विजिट करता है 120 दिन हर साल, अगर उसकी फॉरेन इनकम जो है एक 15 लाख से ज़्यादा, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो फिर तो वो क्या होगा, उसको कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, वही 182 और मोर डेज वाली। ठीक है अगर टोटल इनकम जो है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, फिर उसको 120, 60 की जगह पे 120 दिन और प्लस 365 और मोर डेज वाली प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर तो वो कर ही देगा ना, 120 दिन रह रहा है वो हर साल। ठीक है, और 4 साल में कितने हो गए, 480 हो गए, 120 इंटू 4, तो मतलब ये कंडीशन पूरी कर रहा है। अब हम एडिशनल कंडीशन की तरफ नहीं जाएंगे। एडिशनल कंडीशन की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई बेसिक कंडीशन अगर ये वाली पूरी कर लेता है तो फिर वो सीधा RNOR होगा। एडिशनल की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, सीधा ही वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का दर्जा हम लोग उसको उसी समय दे देंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, अब आपको ये आंसर देने के साथ साथ पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन लिखनी है। बेसिक कंडीशन ये है जी, ठीक है, और फिर श्रीनाथ वाला ये सेकंड आंसर देने, थर्ड वाला पॉइंट आंसर देने से पहले आपको बताना है कि हाँ, अगर कोई एक इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए बाहर गया है और विजिट कर रहा है इंडिया में, और उसकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ये होगा, 15 लाख से ज़्यादा है तो ये होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है विद प्रोविजंस। ठीक है जी, ये आपका तीनों केसेस हो गए जिसमें हमने पहले में सिंपल वाले में स्टेटस निकाला, फिर दूसरे में ब्रेटली की जगह पे श्रीनाथ, अब वो श्रीनाथ फिर क्या हो गया जी, 100 की जगह 120 दिन रह रहा है तो क्या होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया आया है फर्स्ट टाइम 17-18 में, इतने साल के लिए 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 में इस तरीके से आया है। ठीक है जी, ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज, 60 डेज, इतने दिन। और उसके बाद क्या बोला गया है, इस तरीके से डिटरमाइन द स्टेटस। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं बंदे का क्या स्टेटस है। पहला साल था 17-18, ठीक है जी, 55, 60, 90,
150, 70, ठीक है जी। अब यहाँ पे साफ सिचुएशन दिखाई दे रही है कि 182 डेज वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं, यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे 60 और मोर देन 60 डेज वाली, ठीक है जी, 60 और मोर देन 60 वाली। और हमें देखना है कि इससे पहली बेसिक कंडीशन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, एडिशनल सेकंड वाली का 60 और मोर देन 60, और पिछले 4 साल में 365 और मोर डेज, 365 और मोर, 55, 60, 90, 150, तो ये बनते हैं 355 डेज। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया कि भाई ये बंदा तो बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मिस्टर बी कौन हो गया जी, नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है जी, क्योंकि वो बेसिक कंडीशन कोई भी पूरी नहीं कर पा रहा, इसलिए ये बंदा कौन हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है जी। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई सब क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, इसलिए यहीं पर ही इसका दी एंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बिजनेस है एचईएफ का, ट्रांसैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। एचईएफ है, ऑस्ट्रेलिया से ट्रांसैक्टेड होती है, सभी पॉलिसी डिसीजन कहाँ से लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही लिए जाते हैं। मिस्टर ई एक कर्ता ऑफ एचईएफ है, इस एचईएफ का कर्ता है जो कलकत्ता में पैदा हुआ, जो कोलकाता में पैदा हुआ है, ठीक है जी। विजिट इंडिया कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 21-22 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है जी। वो इंडिया आया 1/4/2021 को, 1 अप्रैल को आया इंडिया और फिर वापस चला गया 1 दिसंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। हमें स्टेटस बताना है ई का भी और एचईएफ का भी, बंदे का मतलब कर्ता का भी और एचईएफ का भी। लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, एचईएफ का निकालते हैं। एचईएफ का स्टेटस आपको पता है बड़ा सिंपल होता है, पहले रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, है ना। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के लिए क्या था, रेजिडेंट कब होगा, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स पार्टली और होली फ्रॉम इंडिया, पार्टली या होली इंडिया से हो रहे हैं तो वो एचईएफ रेजिडेंट हो जाएगी। यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है जो एचईएफ है वो ट्रांसैक्टेड होती है ऑस्ट्रेलिया से, सभी पॉलिसी डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं, वहीं पर ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो इन दिस केस एचईएफ इज नॉन रेजिडेंट। क्यों, अब इसके लिए प्रोविजन भी लिख देना कि भाई कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर कहाँ से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, ठीक है जी। एचईएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, इसलिए ये एचईएफ नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। अब ये नॉन रेजिडेंट हो गई तो फिर आरएनओआर या आरओआर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। तो चलिए अब मिस्टर ई को भी परख लेते हैं। अब मिस्टर ई 1/4/21 को हिंदुस्तान की धरती पे आया, फिर वापस चला गया 1/12/21 को। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई जिस दिन बंदा आया वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा, जिस दिन इंडिया से बंदा गया वो दिन भी इंडिया में ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अप्रैल के महीने में वो कितने दिन रहा इंडिया में, 30 दिन। मई 31 होते हैं, जून के 30 दिन होते हैं, जुलाई के 31 होते हैं, अगस्त के भी 31 होते हैं, सितंबर के 30 होते हैं,
अक्टूबर के 31 होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और दिसंबर में होते तो 31 हैं पर लेंगे हम 1, क्योंकि वो रहा ही जब 1 दिन है। ठीक है जी, 1 दिसंबर को चला गया, फाइन। तो देखिए स्टे इन इंडिया, अब वो कितने दिन रहा, गिनती कर लेते हैं 30-30 वाले पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 245 days टोटल हो गए जी 245 डेज। ये हमारे हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। 30 × 8 प्लस एक्स्ट्रा थे 1 2 3 4 और 1 5, 245 दिन हो गए। 245 डेज स्टे हुआ है इंडिया में वो, ठीक है जी। अब इसके अलावा वो कभी पिछले 15 साल में आया ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा पिछले 15 साल में एक बार भी इंडिया नहीं आया, ठीक है, आया ही नहीं। अब देखा जाए सिर्फ और सिर्फ वो मिस्टर ई जो है सिर्फ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, सिर्फ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, एडिशनल नहीं कर पा रहा। ठीक है, नॉट एबल या नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर सिंपली क्या हो जाएगा, मिस्टर ई RNOR, ठीक है जी, मिस्टर ई हो जाएगा RNOR। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया कर रहा है 22 सितंबर को, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इन जर्मनी, ठीक है जी। अब वो फर्स्ट टाइम लेफ्ट कर रहा है इंडिया, पहली बार छोड़ के जा रहा है इंडिया, है ना। तो ऑफ ए कंपनी इन जर्मनी, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम। अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये बंदा इंडिया में देखा जाए 1 अप्रैल 21 से लेकर 22 सितंबर 21 तक इंडिया में रहा, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है बाहर, लेफ्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे वो परमानेंटली जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ गए होंगे कि 182 और मोर डेज वाली कंडीशन लगने वाली है, ठीक है। तो अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 22 दिन। तो ये हो गया जी 1 2 3 4 5, 30 × 5 हो गया 150, और 1 2 3 दिन ऊपर हो गए प्लस 22, तो ये बन जाते हैं हमारे 175 डेज। 175 डेज, ठीक है। तो ये बंदा कितने दिन इंडिया में रह रहा है, 175 डेज रह रहा है, क्योंकि बेशक ये आज से पहले हमेशा वो जिंदगी भर इंडिया में ही था, पर ये बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है परमानेंटली, ठीक है। तो इसको सिर्फ 182 और मोर वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी और कोई नहीं होगी, इसलिए ये बंदा सीधा ही
मिस्टर राम कौन हो गया जी, नॉन रेजिडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बेसिक कंडीशन सिर्फ फर्स्ट वाली एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इसको सिर्फ 182 और मोर डेज वाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी, दूसरी नहीं होगी। ठीक है जी, सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट है मिस्टर दे, नॉन रेजिडेंट है, रिजाइड करता है यूएस में सिंस 1990, इंडिया में आया, कम बैक टू इंडिया 1/4/2020 को, 1 अप्रैल 2020 को परमानेंट सेटल कर गया वो इंडिया में। ठीक है, फॉर परमानेंट सेटलमेंट। अब हमें बताना है स्टेटस इस बंदे का। ठीक है जी, अब इस बंदे का देखा जाए तो स्टेटस बड़ा ही आसान है, हमने तो कौन से प्रीवियस ईयर का देखना है, 21-22 का। अब इस क्वेश्चन में पहले आप सारी बेसिक और एडिशनल कंडीशन दोनों बता दोगे। ठीक है जी, यहां पे बेसिक कंडीशन ये बंदा पूरी कर रहा है, बड़े आसानी से दिख रहा है ना हमें, बहुत ही आसानी से दिख रहा है, क्योंकि 21-22 प्रीवियस ईयर में पूरे साल, 20-21 में भी पूरे साल रहा है, 21-22 में भी पूरे साल रहा है, मतलब 182 डेज और मोर वाली कंडीशन छोड़ो, 365 पूरे दिन रहा है, तो पहली बेसिक कंडीशन तो पूरी होकर ही रहा। ठीक है, एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन तो आपको दिख ही रहा है, सिर्फ अगर आप बात करो इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के, पिछले 7 साल में कितने दिन होते हैं, 730। ठीक है, ये वाला प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21-22, मतलब इससे पिछले साल में 7 साल में 730 दिन। ये तो बेचारा अभी तक इंडिया में रहा ही 365 दिन है 20-21 प्रीवियस ईयर में, तो मतलब ये भी नहीं पूरी हुई। और पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, 2 नहीं 1 बार ये रेजिडेंट है, मतलब एडिशनल कंडीशन कोई भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी कर पा रहा है, तो ये कौन है बंदा, RNOR। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले बेसिक कंडीशन लिखोगे, एडिशनल कंडीशन लिखोगे, फिर आप बताओगे जी ये बंदा इतने दिन रहा है इंडिया में, ठीक है, इसलिए बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, एडिशनल कंडीशन 2, पहली और दूसरी कोई भी नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहा, इसलिए ये बंदा सिर्फ सॉरी, इसलिए ये बंदा क्या हो जाएगा, RNOR हो जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा ये बंदा। ठीक है जी, सिंपल है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए, अब फाइनली आते हैं हमारे इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इनकम दी हुई है मिस्टर अनिरुद्ध की, प्रीवियस ईयर 21-22 के रिलेटेड है, हमें टोटल इनकम निकालनी है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 22-23 की। अगर वो ROR है, RNOR है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है जी, तो चलिए पहले हम यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए और असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा, ये ROR का हो जाएगा, ये RNOR का हो जाएगा, ये नॉन रेजिडेंट का हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए पहली इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। अब आपको पता है इंडियन कंपनी है तो मतलब इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम मतलब ऑन इंडिया में हुई। इंडियन इनकम आपको पता है सभी केसेस में टैक्सेबल होती है। STCG ऑन सेल ऑफ शेयर 15,000 रुपये, तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा STCG।
सेकंड पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव इन जापान, मतलब ये इनकम अर्नड भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई, बंदा भी अगर बाहर का हुआ। अब देखो ना, कोई इनकम अगर अर्नड भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, तो सिर्फ वो पहले बंदे को, मतलब ROR को टैक्सेबल होती है, सिर्फ ROR को टैक्सेबल होती है अगर कोई इनकम अर्न भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है। ठीक है, तो ये डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी है, क्योंकि ना ही ये इनकम एक्रू और डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया है, ना ही ये इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है, इसलिए सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगी। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी, ये था हमारा 10,000 रुपये। ठीक है जी। नंबर 3 है रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन लंदन, प्रॉपर्टी लंदन में है, डिपॉजिट इन ए बैंक, डिपॉजिट इन ए बैंक इन लंदन, रेंट आया, ठीक है, डिपॉजिट करवा दिया बैंक लंदन के किसी बैंक में, लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया, मतलब रिसीव इंडिया में हो गई, मतलब ये थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, ठीक है, रिसीव हो गई इंडिया में अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल के थ्रू, ठीक है ना। ये पास्ड टैक्स्ड या अनटैक्स्ड इनकम नहीं है, ये क्या है, रेंट है, प्रॉपर्टी लंदन में थी, रिसीव इंडिया में हो गई। अब आपको पता है कोई भी इनकम रिसीव इंडिया में हुई तो फिर वो टैक्सेबल टू ऑल होती है ना। तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, ये था हमारा कितना 75,000, टैक्सेबल टू ऑल होता है क्योंकि रिसीव इन इंडिया में है। नंबर 4 है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, RP लिमिटेड इंडियन कंपनी। अब इसका मतलब है इंडियन कंपनी क्या होती है, इनकम एक्रू इन इंडिया हो गई, तो ये सभी को टैक्सेबल हो गई, ठीक है, कितना 6,000। और लास्ट है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। एग्रीकल्चर इनकम तो आपको पता है इंडिया की जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, तो इसलिए नहीं आएगी। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में, तो ये हो गई टैक्सेबल 15, 75, 90, 1,06,000, ये हो गई 15, 75, 90 और 96,000, 96,000। ठीक है जी। अब यहाँ पर नोट कौन से देने वाले हैं, एक 5वें नंबर का जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर है वो देने वाला है, और C पॉइंट के ऊपर नोट देने वाला है, ठीक है, कि भाई ये रिसीव इन इंडिया में हुई है, बेशक अर्नड लंदन में हुई है, प्रॉपर्टी लंदन में थी, बट इस केस में जो इनकम है वो रिसीव इन इंडिया हुई है थ्रू द अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, तो इसलिए ये टैक्सेबल टू द ऑल हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस केस में बच्चों एक छोटी सी चीज चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे रेंट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेंट यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं दिया हुआ, सिर्फ रेंट दिया हुआ है। आपको पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जब आप कंप्यूटेशन करते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन करते हो तो उस केस में क्या होता है, GAV माइनस म्यूनसिपल टैक्स यहाँ पे दिया नहीं हुआ, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप 75,000 है उसमें से 30% लेस करोगे तो ये हो जाएगा 52,500, ठीक है, 52,500 आ जाएगा। ठीक है,
52,500। अब इसमें इस प्रोविजन के ऊपर ना दो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पर हमने माना कि भाई अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, रिसीव इन इंडिया। ठीक है, अगर आप इसको रिसीव इन इंडिया नहीं मानना चाहते, आप रिमिटेंस मानना चाहते हो, ठीक है, रिमिटेंस मानना चाहते हो। अब रिमिटेंस कौन सी वाली है, अगर ये बंदा, अब आपको पता है कोई भी इनकम अगर एक सिर्फ और सिर्फ एक केस बन सकता है इसका ये वाला कि आप तीनों केसेस में टैक्सेबल करो, जो हमने किया हुआ है। दूसरा ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो स्टडी मटेरियल में लिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ROR को टैक्सेबल है, सिर्फ और सिर्फ ROR को टैक्सेबल है। वो कब और कैसे, अब देखो आपको पता है अगर कोई प्रॉपर्टी बाहर है, रिसीव भी उसके ऊपर, मतलब इनकम अर्न बाहर हो गई, रिसीव भी बाहर हो गई, ठीक है, इनकम अर्न भी बाहर हो गई, रिसीव भी बाहर हो गई। और दूसरी चीज अर्न भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई। अब बंदा सिर्फ और सिर्फ आपको पता है उस केस में ROR जब हो तभी टैक्सेबल होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तभी टैक्सेबल होती है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होती। ना ही RNOR के केस में, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था इसी पॉइंट में, बी पॉइंट था, डिविडेंड फ्रॉम द जापानीज कंपनी। तो मैंने आपको क्या बोला, डिविडेंड जापानीज कंपनी से है, मतलब इंडिया से बाहर अर्न हुई है, इंडिया से बाहर ही रिसीव हुई है, सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर जो अपना ROR है उसके ऊपर डिग्री ऑफ टैक्स हाई ROR को होता है, मॉडरेट RNOR को होता है, और सबसे लो नॉन रेजिडेंट को होता है ना। डिग्री ऑफ टैक्सेबिलिटी अगर देखा जाए, हाई ROR को, मॉडरेट RNOR को, और नॉन रेजिडेंट को लो होती है ना। अब आते हैं रीजन के ऊपर। इसके ऊपर सी पॉइंट में जैसे मैंने बोला कि एक सिचुएशन तो ये था कि तीनों को टैक्सेबल हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान लीजिए इस लाइन को देखते हुए मान लें कि थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे नोट लिख देंगे कि यहाँ पे हम अज्यूम करें कि रिसीव हो रहा है इंडिया में, तो फिर वो तीनों केसेस में टैक्सेबल हो गया। एक आ जाता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस हुई है, रेमिटेंस कौन सी वाली, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम नहीं है, पास्ट नहीं है ये, ठीक है ना, ये लेटर ऑन है, मतलब पास्ट अनटैक्स्ड इनकम नहीं है ये, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को होगा। अगर पास्ट अनटैक्स्ड इनकम वाली होती तो फिर वो किसी को भी टैक्सेबल नहीं होती, आपको पता है ना। जो लास्ट पॉइंट हमने टेबल में पढ़ा था वो किसी को भी टैक्सेबल नहीं होती, चाहे वो ROR है, चाहे वो RNOR है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो उस केस में याद रखना कि यहाँ पर हम लोग ये वाला आंसर भी ले सकते हैं, मतलब इसको आंसर को चेंज कर सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले लिखा था 1,06,000 नहीं, 1,06,000 तो है ही नहीं सही, इसको सही कर लेते हैं हम। 15 + 10 25, 25 + 52,500 + 6,000, ये हो गया 83,500, और इधर हो जाएगा आपका 15 और 6 21, इधर भी 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में प्लस 52,500 कर सकते हो अगर वो अजम्पशन ले तो हम, है ना, वो सेकंड वाली अजम्पशन ले तो ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर डेविड है, इंडियन सिटीजन है, एज 40 ईयर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जी, सर्व कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, ठीक है जी, सर्व कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, लेफ्ट इंडिया कर गया वो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है जी, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हाई कमीशन ऑफ कनाडा, ठीक है जी। हमारी भारत सरकार में था, माने एक्सटर्नल अफेयर में था, वो कनाडा ट्रांसफर कर दिया गया,
ठीक है जी, 31 मार्च 21 को, मतलब 21-22 में वो कह रहे हैं वो एक दिन भी विजिट नहीं किया इंडिया में, मतलब 0 दिन रहा। तो सीधी सी बात है वो कौन हो गया बंदा, नॉन रेजिडेंट हो गया, है ना, नॉन रेजिडेंट हो गया। अब आपको पता है हमने पढ़ा था सेक्शन 9, सैलरी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंदा बाहर भेजा है एम्प्लॉयमेंट उसके लिए, काम के लिए, तो फिर वो सैलरी जो उससे मिलेगी और अलाउंस जो मिलेंगे वो इधर माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सैलरी यहाँ पे सिंपल अपना कर देते हैं, सैलरी आ जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है जी, दूसरी चीज फॉरेन अलाउंस है, ये बाहर वाले अलाउंस है, ये तो नहीं होंगे। ठीक है जी, नो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, ये तो इंडिया के बैंक में जमा करवाया हुआ है। ठीक है, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, अब देखो ना बंदा बैठा कनाडा में है, इनकम नेपाल से आ रही है, अगर ये आरओआर होता तभी टैक्सेबल होता, ये तो है ही नॉन रेजिडेंट है, तो इसका मतलब है इसको नहीं होने वाली, नो हो जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी नेपाल की है तो ये भी नो हो जाएगी। ठीक है जी, तो कुल मिला के दो ही चीज़ें आ गई, यस में 5 लाख प्लस 1 लाख, तो बंदे की जीटीआई कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई। ठीक है जी, ग्रोस टोटल इनकम बंदे की 6 लाख होगी। क्यों? क्योंकि ये बंदा नंबर एक क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ने बाहर भेजा है, और सैलरी जो मिल रही है एक्रू और राइज डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया हो रही है एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से एक एक पॉइंट, हम इसमें आपके काफ़ी सारे पॉइंट कवर अप हो जाएंगे, काफ़ी सारे पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर आपको इस क्वेश्चन में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूट करनी है टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर इंडिविजुअल, एज 35 ईयर्स ओल्ड है, तीनों केसेस में निकालनी है, आरओआर, आरएनओआर, नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, तो चलिए पहले तो टेबल बना लेते हैं। कौन था बंदा ये, सॉरी बंदा था, नाम नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। आरओआर, आरएनओआर, नॉन रेजिडेंट। चलिए नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है 50% इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया, इसका मतलब है 10 में से 5 रिसीव इन इंडिया है, 5,000 तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, पक्की बात है। अब यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, जो बाकी 5,000 है वो अर्नड भी बाहर हुई, देखा जाए रिसीव भी बाहर हुए, तो इसका मतलब है 5,000 सिर्फ पहले वाले को टैक्सेबल होने वाले हैं, है ना। रिसीव 5,000 इंडिया में हुए तो पहले ही, दूसरे, तीसरे तीनों को टैक्सेबल है, बाकी जो 5,000 बचे वो सिर्फ पहले को टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 पहले को आरओआर को पूरे टैक्सेबल हो गए, आरएनओआर को 5, नॉन रेजिडेंट को भी 5। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड्स 10,000, 5,000, 5,000। ठीक है जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। ठीक है जी, अब सीधी सी बात है बिजनेस चेन्नई में है तो इनकम मतलब एक्रू और राइज इन इंडिया में हो रही है तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी, है ना। इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया में हो रही है तो रिसीव का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 20,000 तीनों में टैक्सेबल हो गया। ये बिजनेस इन चेन्नई, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव इन लंदन। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इंडियन कंपनी से, है ना। इंडियन कंपनी है इसका मतलब एक्रू और अर्न इन इंडिया है तो तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। STCG फ्रॉम इंडियन कंपनी 20,000। ठीक है जी। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन। अब ये वही वाला केस आ गया, डिविडेंड हुआ है फॉरेन कंपनी से मतलब अर्नड भी बाहर हुआ रिसीव भी बाहर हुआ, सिर्फ पहले केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा 5,000। उसके बाद है जी LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% प्रॉफिट्स आर रिसीव इन इंडिया। अब इसका मतलब है यहाँ पर भी अगर आप देख लो 50% रिसीव इन इंडिया जो हुआ है 20,000 वो तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। और जो LTCG हुआ है सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी मतलब अर्न भी बाहर हुआ रिसीव भी बाहर हुआ तो मतलब 40,000 पहले केस में टैक्सेबल हो जाएगा और 20,000 दूसरे तीसरे केस में हो जाएगा। ठीक है जी, LTCG ऑन सेल ऑफ प्लांट। $40,000 $20,000 $20,000। ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। बिजनेस कहाँ पे है? जर्मनी में, विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। ठीक है जी। 40,000 रिसीव इन इंडिया। अब इसका मतलब है 40,000 रिसीव इन इंडिया में हुआ है वो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपको पता है बिजनेस जर्मनी में है जो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। ठीक है, मतलब सेटअप कहाँ पर है? सेटअप कहाँ पर है? सेटअप दिल्ली में है। ठीक है जी, सेटअप कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो यहां पर कौन से केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा? दो केसेस में। जो 30,000 है दो केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा, पहले और दूसरे में। आपको याद होगा जो बिजनेस सेटअप होता था इंडिया में वो ROI और RNOI के केस में टैक्सेबल होता था, है ना। और जो बिजनेस कंट्रोल भी बाहर है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, अर्न भी बाहर हो रहा है, वो सिर्फ ROI में टैक्सेबल होता था। ठीक है जी, तो इसलिए ये कौन से वाला केस है? फिफ्थ वाला केस है, जिसमें हम क्या करेंगे? अब हम 70,000 ये आ जाएगा, 70,000 फर्स्ट में आ जाएगा और सेकंड में भी 70 आ जाएगा और थर्ड में कितना आ जाएगा? 40, क्योंकि रिसीव इन इंडिया हुआ है। ठीक है, तो ये था इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन दिल्ली।
70 70 40, ठीक है जी। उसके बाद है जी प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली। अब यहाँ पर तो बिजनेस दिल्ली में है, जहाँ मर्जी अपना मैनेज हो रहा है, कुछ हो रहा है ना, बिजनेस मतलब इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई ना। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली है बट मैनेज फ्रॉम लंदन, कोई बात नहीं। तो ये दिल्ली वाला बिजनेस सभी को टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम अर्न इन इंडिया है 15,000 रुपये। बिजनेस इन दिल्ली, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन ए बैंक एट लंदन ब्रॉड टू द इंडिया। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है। अब यहां पर हाउस प्रॉपर्टी थी लंदन में, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी कहां पर है? लंदन में है। डिपॉजिटेड कहां पर है? बैंक एट लंदन। ये सेम वही वाला केस हो गया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, ठीक है। ब्रॉड टू द इंडिया, कंप्यूटेड है। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? रेंट था, तो हमने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दी थी, ठीक है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दी थी, तो इसलिए यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला कोई चक्कर नहीं होगा, सीधा ही हम क्या मान लेंगे, सिर्फ वही जो मैं आपको स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये क्या अज्यूम करते हैं कि भाई इनकम अर्न भी बाहर हुई है, लंदन में हाउस प्रॉपर्टी है, रिसीव भी बाहर ही हुई है, ठीक है, वो बाद में ब्रॉड कर गया, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये रिमिटेंस वाला केस नहीं है ना, पास्ट अनटैक्स रिमिटेंस वाला केस नहीं है, इसलिए सिर्फ ये पहले केस में आरओआर के केस में टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी, ठीक है जी। ये सेम केस हो गया, वही लास्ट क्वेश्चन वाला हो गया, ठीक है। जिसको मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक बेस्ट तरीका जो अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन 50,000 सिर्फ पहले केस में टैक्सेबल हो जाएगा। HP इन लंदन, $50,000, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी। आ ही गया इंडियन कंपनी, तो इनकम एक्रू इन इंडिया तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी 12,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया। अब इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो रही है, तो टैक्सेबल सभी को हो जाएगी। FTS 8,000 रुपये, ठीक है जी। अगला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। मुंबई में बिजनेस है, मतलब इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो रही है, तो सभी को टैक्सेबल हो जाएगा। बिजनेस इन मुंबई 26,000, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव देयर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी भी मतलब इनकम अर्नड भी बाहर हुई है नेपाल में, रिसीव भी बाहर हुई है। अब आपको पता है सिर्फ पहले केस में टैक्सेबल होगा 16,000,
HP इन नेपाल। लीजिए, ये आ गया आपका वही वाला केस जो आप पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में भी ढूंढ रहे थे। पास्ड फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, ये इसकी बात हो रही थी जो आप लास्ट पॉइंट जो हमारे अपना इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस वाले को ढूंढ रहे थे, ये वो वाला पॉइंट है। ये कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होता, आपको पता है। जो पास्ड फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है, ठीक है ना, जो बाद में लाई गई है, जो वहाँ पर किसी देश में आपने कमाई, वहाँ पे टैक्स नहीं लगा, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। पास्ड फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है, ब्रॉट करी है इंडिया में बाद में, तो ये किसी भी केस में नहीं टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। चलिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर देन ब्रॉट टू इंडिया। अब ये भी वही वाला केस है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम अर्नड भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, बाद में लेकर आया है। अब सिर्फ पहले केस में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, 18,000 रुपये। एग्रीकल्चर इन नेपाल, ठीक है जी। अगर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम होती फिर तो वो एग्जाम्प्टी हो जाती, टैक्सेबल ही ना होती। चलिए, नेक्स्ट है अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया। कीनिया में प्रोफेशन है विच वाज सेटअप इन इंडिया, रिसीव देयर बट स्पेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या है, प्रोफेशन कहाँ पर है, बाहर है, सेटअप इन इंडिया है। अब आपको पता है जो बिजनेस सेटअप इन इंडिया वाला केस होता है वो पहले दो केस में टैक्सेबल होता है, ROR, RNOR। ठीक है जी, तो ये 5,000 ROR और RNOR को टैक्सेबल हो जाएगा। अब है जी गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ वेडिंग। अब एक्चुअली में क्या होता है, अदर सोर्सेज में अपने पढ़ा है कि जो गिफ्ट ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज मिलते हैं, किसी से भी मिले, ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज फुली एग्जाम्प्ट होते हैं। तो इसलिए ये गिफ्ट जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा ऑन द ओकेशन ऑफ वेडिंग। और आपने बाकी अदर सिचुएशन पे पढ़ा था कि 50,000 से ज़्यादा है एग्रीगेट अमाउंट तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज है, जितने मर्जी का हो, एग्जाम्प्ट ही होता है। ठीक है जी, 20,000 रुपये का गिफ्ट एग्जाम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑफ SBI। ठीक है जी, ये तो इंडिया में ही है, 12,000 रुपये। तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया। अब 20,000 रुपये की इनकम अर्नड भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले केस में टैक्सेबल हो जाएगा 20,000 रुपये। चलिए जी, अब बस नज़दीक ही हैं। डिविडेंड हुआ है, मिला है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड से, RPL से डिविडेंड मिला है, इंडियन कंपनी है। अब आपको पता है इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जाम्प्ट नहीं, अब टैक्सेबल हो गया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 या तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम RPL,
लास्ट पॉइंट रह गया एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन राजस्थान। अब आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में जो है वो फुली एग्जाम्प्ट है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी 15,000 रुपये। एग्रीकल्चर इन राजस्थान एग्जाम्प्ट, यहाँ पे आप हाइफन देने की बजाय चाहे लिख सकते हो एग्जाम्प्ट। वैसे इसका नोट देना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसका टोटल करता हूँ, तीनों का कितना बनता है। स्क्रीन को फुल कर देता हूँ। चलिए पहले में कितना है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 26,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, बस टोटल हो गया 3,52,000। ठीक है जी, 3,52,000 हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले में, 5,000 20,000 20,000 फिर 20,000 70,000 15,000 12,000 8,000 26,000 5,000 12,000 5,000, बस जी 2,18,000। ठीक है जी, अब आते हैं तीसरे और लास्ट वाले पे, 5,000 20,000 20,000 20,000 40,000 15,000 12,000 8,000 26,000 12,000 5,000, ये हो गया 1,83,000। ठीक है जी, ये हमारे सारे पॉइंट हो गए। इसके अलावा क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करता है कि आपको कितने के नोट देने हैं। देखो ना, यहाँ पे 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट्स है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर ये 10 नंबर में भी आए तब भी कम नहीं है। इतना बड़ा अगर इतना लेंथी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 10 नंबर में भी आए तब भी आपको मतलब पॉइंट लिखने कुछ खास नहीं बनते। ठीक है ना, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन में अगर आप कल एडजस्टमेंट पॉइंट के लिए नोट देने लगोगे तो 19 में कम से कम 8 से 10 पॉइंट नोट बन जाएंगे। ठीक है, जो हमारा एक्चुअली में जो बजट से बाहर चला जाएगा टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में क्वेश्चन करते वक्त आपको ये भी जरूर देखना होता है कि हमारे टाइम बजट में कितना गए। जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है ना, मान लीजिए आपको क्वेश्चन 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप सोचो कि भाई इसको यार मेरे को अच्छे से आता है, सारा ही करना है, ठीक है, नोट भी मुझे अच्छे से आते हैं, तो फिर काम बजट से जाएगा ही जाएगा। 5 नंबर में आप फिर भी 4 साढ़े 4 ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब पर करने 5 नंबर को करने के लिए आपने 20 नंबर का वक्त ले लिया, टाइम ले लिया, तो 15 नंबर तो आपने खुद ही इंस्टीट्यूट के पाले में गेम फेंक दी, है ना। तो यहाँ पर तो आपको एक्चुअली में लॉ जो कोई भी होता है ना, चाहे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कंपनी लॉ वगैरह है, वहाँ पे सभी पे लॉ में ना
जो चेक करने वाले के हाथ में होता है, इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है कितने नंबर देने हैं। उनके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं नंबर काटने के, ठीक है ना। पर अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में काटने के रीज़न कम होते हैं, वहाँ पर काटने के रीज़न कम होते हैं। कोस्ट जैसे सब्जेक्ट में काटने के रीज़न कम होते हैं। इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको एफर्ट्स करनी बनती होती है, ठीक है। क्योंकि नंबर बंदे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करें जहाँ पे रीज़न काटने के नंबर कम है ना। तो इसलिए इतना लेंथी अगर जाता है तो नोट्स जितने रिक्वायर्ड आपको लगते हैं वह यहाँ पे टीचर के बताने की बात नहीं होती। जितने नोट्स आपके बताने वाले बनेंगे आपको उतने ही बताने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बताने, है ना। टाइम देखो कितने किस हिसाब से मैनेज कर रहा है। अगर यही 15-12 नंबर का 14 नंबर का आ गया, हाँ फिर तो भाई जितने पॉइंट बन सकते हैं नोट बन रहे हैं उतने दो, बढ़िया तरीके से दो, क्योंकि इससे बढ़िया क्या हो सकता है 14 नंबर में, है ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मिस्टर रमेश एंड सुरेश, दो भाई हैं जी, अर्न कर रहे हैं ये इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है जी। और मिस्टर रमेश सेटल है कनाडा में, मिस्टर रमेश सेटल्ड है कनाडा में इन द ईयर 1996, ठीक है जी। 1996 से वो कनाडा में है रमेश, ठीक है। और मिस्टर सुरेश जो है वो दिल्ली में है। इसका मतलब है अगर हम बात करें कि जो रमेश है ये कौन है, नॉन रेजिडेंट बंदा है ये, ठीक है जी, क्योंकि ये कनाडा में सेटल है बंदा ये, और सुरेश दिल्ली में सेटल्ड है। तो ये क्या हो गया ROR। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता लगा, डेढ़ तो दिए नहीं हुए, जब बोल ही दिया अगलों ने कि भाई ये है ही बाहर, ठीक है ही कनाडा में है तो आप इसको क्या दिन दुन देखोगे, जब साफ साफ उन्होंने बोल ही दिया कि कनाडा में बंदा बैठा हुआ है तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया। इंडिया में मतलब एक दिन भी नहीं है। सुरेश है ये है ही दिल्ली में 365 दिन, ये ROR हो गया, ठीक है जी। तो मैं अब अलग से टेबल नहीं बनाने लगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो मैं यहीं पर इसके नीचे ही बता दूंगा कि टैक्सेबिलिटी है या नहीं है तो कितनी है, ठीक है जी। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स ओनली 50% रिसीव इन इंडिया। अब आपको पता है रिसीव इन इंडिया जो है वो तो सभी को टैक्सेबल होती है, मतलब नॉन रेजिडेंट को जो 35,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आया है उसमें से सिर्फ 50% टैक्सेबल होगा। 50% बनता है 17,500। और ये जो 40,000 रुपये है ये तो ROR है, इसको तो कोई भी इनकम है सारी टैक्सेबल होगी, 40 की 40,000 टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन। अब ये इनकम अर्न्ड भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये नॉन रेजिडेंट वाले को तो टैक्सेबल होनी ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हो गई नील, और इसको पूरी टैक्सेबल हो जाएगी बेचारे को, ठीक है जी, क्योंकि ये ROR है। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन नागपुर, बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में। अब इंडिया वाला बिजनेस है तो टैक्सेबल तो होगा ही होगा, तो ये पूरी अमाउंट 1 लाख और इधर 1,40,000 टैक्सेबल हो जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव इन इंडिया। अब तो साफ पता लग ही रहा है, पहली बात तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी की, और रिसीव भी इंडिया में ही, सब कुछ इंडिया में ही है, तो ये पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा 60,000 भी, और इसको 90,000 भी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, बिजनेस इंडिया में ही है तो दोनों केसेस में ही टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा 80 और 70। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया में हुई है मतलब इंडिया में प्रोवाइड की है सर्विस, तो एक्रू इन इंडिया में हो गई, तो ये 1 लाख रुपए
टैक्सेबल हो जाएंगे, यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूके बैंक दिल्ली, तो ये भी इंडिया की इनकम होगी, अर्नड इन इंडिया, इंडियन इनकम। तो ये पूरा 7,000 और 12,000 टैक्सेबल हो गया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है जी। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी वही पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, रेंट रिसीव हुआ है, रेंट है, तो सन डिडक्शन 30% लेस करके कितना हो जाएगा। अब भोपाल में है ना इंडिया में, तो 70,000 हो गया ये टैक्सेबल, और ये हो गया 42,000 माइनस 30% सन डिडक्शन लेस कर दीजिए, 60,000 में से 30%, 60,000 माइनस 30%, 42,000 ही बनता है बिल्कुल। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये अपना जीटीआई में से लेस हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं ग्रोस टोटल इनकम कितना आ गया। अब देखिए पहले में क्या क्या है, 17,500 है, प्लस 0, प्लस 1,00,000, प्लस 60,000, प्लस 80,000, प्लस 1,00,000, प्लस 7,000, प्लस 70,000, तो जी हो गया 4,34,500। ठीक है जी। और ये आ गया 40,000 प्लस 20,000 प्लस 140 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 12,000 प्लस 42,000 प्लस नहीं, प्लस नहीं है कुछ, 4,14,000 हो गया ये। ठीक है जी। ये आ गई जीटीआई। ठीक है जी। अब इसमें से अगर आप और डिडक्शन लेस करना चाहो तो कर सकते हो डिडक्शन। अब ये कौन सी वाली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की है, 80D होता है ये, अंडर सेक्शन 4,14,000 माइनस 30,000, 3,84,000 टीटीआई हो गया, ये सेम ही रह जाएगा। ठीक है जी। ये आपका 3,84,000 हो गया। इसमें नया पॉइंट आपको क्या सीखने को मिला, नया पॉइंट पिछले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली कोई भी नहीं आया है ना, जो पॉइंट आपने सारे ही पढ़ रखे थे उसी पॉइंट्स में से ही आया है, सिर्फ ये डिडक्शन वाला पॉइंट आ गया एक्स्ट्रा, अदरवाइज सेम ही क्वेश्चन था।